नमस्कार दोस्तों। आज से हम इंडियन हिस्ट्री चालू करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम प्राचीन भारत को पढ़ेंगे और प्राचीन भारत में भी सबसे पहले हम जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले उन पोर्शनों को उन टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे। जैसे आपके सभ्यता है, फिर उसके बाद मौर्य वंश है। हम ऐसे टॉपिकों को पहले पढ़ेंगे जहाँ से हमको आसानी से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, आज हमारा टॉपिक होगा भारतीय इतिहास की क्लास में सबसे पहला सभ्यता। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन भी देखो फिक्स पूछा जाता है और इसका पोर्शन भी फिक्स होता है। इसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं होती, खाली यहाँ इसका विस्तार और स्वरूप में थोड़ा कन्फ्यूजन हमेशा होता है। ठीक है, सभ्यता। सभ्यता का अर्थ क्या होता है पहले ये देख लो। सभ्यता का अर्थ यानी हमसे पहले जो लोग रहे हैं ना, उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे आज है हम कोरोना वायरस में मर जाते हैं तो हमारे ऊपर धूल जम जाती है। धूल जमने के बाद हड़प्पा सभ्यता की जैसे खुदाई हुई है वैसे ही हमारी होती। तो उसी के बाद क्या कहते हैं कि हमारे आर्थिक, सामाजिक जीवन को जानने की क्या होती, कोशिश करते हैं वो लोग, हमारे बाद जो लोग आते। ठीक है, वैसे ही क्या कहते हैं कि हम भारत के अंदर बात करते हैं तो भारत के अंदर सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। हाँ गुरुजी, अब देखो एक नाम तो होता नहीं है व्यक्ति का। जैसे आपका है, आपका घर पे तो क्या कहते हैं कि मम्मी गोलू बोलती है, बाहर आपसे कोई बाबू बोलता होगा, आपने किसी का नाम रख रखा होगा, एक नाम फिक्स नहीं है। जैसे इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता। ये क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, नगरीय सभ्यता। ठीक है, इसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। और भी इसके बाद क्या कहते हैं जिसको मात्र सत्तात्मक सभ्यता, सभ्यता। और भी इसके बाद हम इसको भारतीय सभ्यता भी कहा जाता है इसको। ठीक है, भारतीय सभ्यता। और इसके बाद इसको प्राग सभ्यता, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। ये नाम आपको नया होगा पर ये भी है, प्राग सभ्यता, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता है इसका नाम। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता। देखो हमारे भारत में एक सभ्यता है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो उस सिंधु घाटी सभ्यता के काफी सारे उपनाम है। जैसे हड़प्पा है, इसको नगरीय सभ्यता बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, मात्र सत्तात्मक सभ्यता बोलते हैं, भारतीय सभ्यता बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, हमने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसको क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इसके बाद हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पा यानी हड़प्पा सभ्यता, सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, यानी पहला खोजा गया स्थान। यानी एक क्वेश्चन तो ये होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा हुआ सबसे पहला स्थान कौन सा है, हड़प्पा है। तो हड़प्पा की बात होगी तो इसको हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार कहा जाता है। ठीक है, जैसे अब आप हो, अभी आपका ससुराल नहीं है, आपका ससुराल होगा तो तुम तोरण लगाओगे। तुम तोरण कैसे लगाओ, घोड़े पे चढ़ के, या तो घोड़े के ऊपर चढ़ के लगाओगे, घोड़े के माथे चढ़ के लगाओगे। ठीक है, आप सब क्या तोरण लगाओगे, तो उसको बोलते हैं तोरण द्वार, क्योंकि आप लड़की के घर में बिड़ चुके हो। तो वैसे क्या कहते हैं कि सभ्यता है, तो सभ्यता का पहला स्थान कौन सा है, हड़प्पा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तोरण द्वार। तोरण लाड़ी के घर में बारात एंट्री करती है तब बाहर ऐसे टेंट होते हैं ऊपर, उसके ऊपर तोरण लगता है, फिर उसके पीछे बारात जाती है ना। वैसे क्या कहते हैं कि इसको सभ्यता का तोरण द्वार कहा जाता है। नगरीय सभ्यता, अब देखो गांव की और शहर की एक परिभाषा होती है। नगर की और गांव में अंतर होता है तो उनकी परिभाषाएं अलग है। जैसे आप बोल सकते हो हमारी सिटी है, हमारी सिटी के बारे में बोल सकते हो, यहाँ पर चौड़ी सड़कें मिली है, नालियाँ बड़ी बड़ी थी, सड़क पक्की थी, मकान पक्के थे, तो उसको हम नगर कहते हैं। अब गांव की बात करें, कच्ची सड़कें, छोटे मकान, छोटी नालियाँ, ये क्या कहते हैं कि पानी के निकास के लिए अभाव, ऐसी परिभाषा गांव की होती है। तो इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता था क्योंकि विकसित सभ्यता थी।
विकसित सभ्यता की। तो विकसित लोग क्या कहते हैं कि ईंटों का प्रयोग करते हैं, आप सबको पता है। आज हम विकसित है तो हम ईंटों का प्रयोग करते हैं, तो ये भी करते थे। तो ये नगरीय भी और विकसित सभ्यता भी है। उसके बाद कांस्य युगीन, मैंने अभी क्या बोला, ये विकसित सभ्यता है। अरे विकसित सभ्यता है तभी तो क्या कहते हैं कि नगरीय सभ्यता कहलाएगी। तो क्योंकि कांसा है, इधर कांसे के अवशेष मिले हैं, और कांसे का निर्माण टिन प्लस तामा प्लस टीन मिलाने से होता है। हाँ गुरुजी, तो तामा प्लस टीन मिलाने से क्या बनता है, कांसा बनता है। तो इसीलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमको किसके अवशेष मिले हैं, कांसे के अवशेष मिले हैं। मात्र शतात्मक सभ्यता, यानी यहाँ पर हमको मूर्तियां मिली, किसकी, महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं। इसी और मोहरों पे भी महिलाओं के चिन्ह है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मात्र सत्तात्मक सभ्यता कहते हैं। जब आप आरएस का या आरएस का मेंस लिखते हो, आपसे वहां पर लिखवाया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक विशेषता पर प्रकाश डालिए। ये टॉपिक वहां आपको अच्छी तरीके से क्लियर होता है, इसको लेकर, मात्र सत्तात्मक को लेकर, क्योंकि आप वहां पर लिखते हो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य महिला होती थी, वे क्या कहते हैं सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, क्योंकि यहाँ पर हमको नारी की मूर्तियां और काफी सारी चीजें मिली हैं इसी कारण। ठीक है, भारतीय सभ्यता। अब भारतीय सभ्यता की बात करें तो काफी सारे विद्वान लोग आए जिन्होंने कहा कि भारत के क्षेत्र में पाई गई है सभ्यता, इसलिए इसको हम भारतीय सभ्यता कह सकते हैं। ठीक है, ये बात भी सही है, क्योंकि भारत में तो पाई गई थी, पहले पाकिस्तान भारत का ही तो था क्या, अभी भी है, वो तो खाली लड़ाई हो गई दोनों के बीच में, तो आना तो मिलना तो हमारे साथ ही है उसको। प्राग ऐतिहासिक सभ्यता। प्राग ऐतिहासिक सभ्यता क्या है गुरुजी, ऐसी सभ्यता है जहां पर हमको पुरातात्विक यानी लिखा हुआ और साहित्यिक स्रोत मिले हैं उस चीज के। ठीक है, यानी हमको सिंधु घाटी सभ्यता के साहित्यिक स्रोत भी हैं और पुरातात्विक स्रोत भी हैं, यानी अभिलेख मिले हैं हमको इनके लिखे हुए। तो इस आधार पर हम इसको क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, आप इनको देखना, ये क्योंकि पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब हम विकसित हैं, हमने क्या बोला वहां पर विकसित सभ्यता है, तो विकसित आदमी हमेशा बड़ा होगा। हाँ, तो हम अब इसके स्वरूप की बात कर रहे हैं। स्वरूप, बुरी स्वरूप यानी आकार, इस सभ्यता का आकार कैसा था, तो देखो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। ठीक है, तो उत्तर में हमको इसके अवशेष मांडा तक मिले, दक्षिण में देमाबाद तक मिले, देमाबाद ये कहां पर है, ये गुरुजी क्या कहते हैं कि परवरा नदी के किनारे हैं, परवरा नदी के। अब देखो इनको याद रखना, और चिनाब नदी के, यहां पर आलमगीरपुर तक मिले, आलमगीरपुर तक हमको इधर के अवशेष मिले हैं। ये कहां पर है, मेरठ में है, यहां पर मिले सूतगाडोर तक। ठीक है, ये हिडन नदी के किनारे हैं। अब बात समझना, अब इसको याद कैसे करेंगे। उत्तर में मांडा हमेशा ऊंचा होता है, मांडा जब लड़की का होता है जो सबसे ऊंचा होता है, हमारा मांडा लगेगा जो सबसे ऊंचा होगा। देसे दक्षिण, देसे देमाबाद। ठीक है बच्चों, इसके बाद पूर्व, पश्चिम, पूर्व, पूर्व में मेरठ है। ठीक है, हम आप इसको आराम से याद कर लो। और अब इसके बाद बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो 1400 किलोमीटर है। ठीक है, 1600 और 1400 किलोमीटर है।
अब सबसे पहले बात करो फिर से, गुरुजी मांडा सबसे ऊपर है, तो मांडा इसका सबसे बड़ा, सबसे पहले उत्तर का सबसे पहला स्थान है, दक्षिण में देमामाबाद है, बगल में सूतकाडोर है, बगल में ही क्या कहते हैं हिडर नदी है, और जो आलमगीरपुर मेरठ में है। ठीक है। और तो गुरुजी इसका जो आकार है ना बच्चों, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुजा यानी ये ऐसी सभ्यता पाई गई है हमको, ऐसी। ठीक है, ये त्रिभुजा आकार की सभ्यता है। और गुरुजी और बताओ इसके बारे में। तो देखो, हम ये सभ्यता विकसित है, और विकसित लोग हमेशा बड़ा होता है, यानी विकसित लोग यानी पैसे वाले लोग हैं जो बड़े होते हैं, तो ये भी काफी बड़ी सभ्यता है। तो गुरुजी कितनी बड़ी है? तो भाई साहब ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। औरत तुम्हारी इतनी बड़ी है, और क्या। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, तब की इसका तो 13 लाख है। प्रॉपर आपसे पूछा जाता है तो ये आएगा 12,99,600 किलोमीटर। ठीक है, तो आप ऑथेंटिक लिखना चाहते हो तो 12,99,600 किलोमीटर, ये इसका ऑथेंटिक है। अब तो वर्तमान में ये 20 लाख किलोमीटर से ऊपर चली गई, क्योंकि अब इसकी खुदाई होती गई तो इसका विस्तार काफी हो चुका है। ठीक है। और गुरुजी और बताओ, तो आप पहले इनको लिख लेना। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं ये कितनी सभ्यताओं से बड़ी सभ्यता थी। ठीक है, और इसके समकालीन कितनी सभ्यता थी। सबसे पहले तो हम देखते कितनी बड़ी सभ्यता थी। ये मिस्र सभ्यता से 20 गुना बड़ी थी देख लो, 20 गुना बड़ी सभ्यता थी। इसके बाद मिस्र प्लस मोसोपोटामिया सभ्यता, मोसोपोटामिया सभ्यता से ये 16 गुना बड़ी थी। दोनों सभ्यताओं से मिला था। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना था? 3 लाख वर्ग किलोमीटर, फिर 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑथेंटिक कितना है? 12,99,600 किलोमीटर। देखो बच्चों सुनो मेरी बात, सभ्यता ऐसा टॉपिक है जो आप पहली बार पढ़ोगे तो कंफ्यूजन में रहोगे, और आप बिना कोचिंग के आप घर पे सेल्फ स्टडी पढ़ते हो तो इससे घटिया टॉपिक और कोई सा नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूं। ठीक है, तो गुरुजी ज्यादा नाटक मत कर, लिखा दे, नहीं तो बाहर मिल दे, बाहर पकड़ लेना तुमको। ठीक है, देखो सभ्यता का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है। और गुरुजी आकार बताया मैंने आपको, कौन सा आकार इसका? त्रिभुजाकार है। कौन से आकार में पाई गई है? त्रिभुजाकार आकृति में ये पाई गई है। अब वर्तमान में इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। देखो, जो बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट का पेपर होता है, उसमें पूछा जाता है कि सभ्यता का वर्तमान आकार कैसा है, कितने किलोमीटर में फैली हुई है। तो इसके वर्तमान किलोमीटर तो 20 लाख है। जैसे अब आप एसएससी के पेपर दे रहे हो तो उसके लिए तो ये तो आपके लिए ऑथेंटिक है, आप तो इतना पढ़ लो, इसको मत पढ़ो, ये फिक्स है। ठीक है, इसके बाद इस सभ्यता के हमने काफी सारे उपनामों को देखा, उनकी चर्चा कर लीजिए। इसका स्वरूप है, ये स्वरूप इनको याद रख लेना क्योंकि नई डाटा आई है। ठीक है, ये मोस्ट है। आकार त्रिभुजाकार आकृति में, ट्रायंगल में। ठीक है, अब हम इसके आगे की चर्चा और करते हैं। ठीक है, अब इसका नामकरण देख लिया, स्वरूप देख लिया, तो अब इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। भैया खोज किसने करी? देखो,
देखो हंसना तो मत, 200 हमारा भारत है, ठीक है। भारत का यह प्रांत है पंजाब, ये क्या है पंजाब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है देखो, मैं यहाँ पर पूरा मैप बना रहा हूँ पहले, तो आप इसको देखो, ये हड़प्पा है, ये नदी है, ठीक है, कौन सी, सिंधु नदी, लाहौर इनके बीच में जो ना ये नदियां हैं। और इसी के बाद क्या कहते हैं कि एक डेट आपको याद रखनी 1826, एक याद रखनी 1856 और एक याद रखनी 1861, बस इतनी ही याद रखनी है, ठीक है। ठीक है गुरु जी, और बताओ, यहाँ का एक आदमी, यानी आदमी अपने नाम मनक, यानी भूमियो महाराज कीजिए, वो वाला हो गया, ठीक है। ये भूमिया यानी जार्ज मेसन पंजाब में था और एक सैनिक था। और गुरु जी और बताओ, इसकी बात बताऊंगा बाद में। जॉर्ज मेसन एक सैनिक था, पर क्या कहते हैं कि ये अपने पद से पता नहीं किस कारण इस्तीफा देता है। अब भूमिया ने इस्तीफा तो दे दिया, अब ये बढ़ता है आगे, ऐसे 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 ऐसे, नदी के किनारे, नदी के किनारे, नदी के किनारे यूं आ जाता है, और यहाँ पर आता है हड़प्पा में आके रुकता है, रुक गया, यूं रुक गया। तो भाई साहब इस मम्मी ने देखा हड़प्पा में एक टीला है, ऊंचा वाला टीला। अब आप ऐसे लोग तो नहीं, टीलों को नहीं जानते हो, टीला देख लिया भाई साहब, टीला किस काम का यहाँ पर। तो इसने देखा टीला है, तो देखा जाए क्यों है यहाँ पर। तो इसने काफी ज्यादा रिसर्च करी, पर ये इतिहास का ज्यादा जानकार नहीं निकला, ठीक है। अब आपको जैसे मेरा जैसा जाएगा कहते भैया सभ्यता है यहाँ पर, ओहो, फिर गुरु जी कहा ही हो यार, बात कच्ची नहीं हुई, यहाँ देखो काय करो। ये इसकी एक पुस्तक आती थी वेरिएट्स ऑफ जनरिस, है ना, उसके अंदर ही क्या कहते हैं कि इस जगह का वर्णन किया, और इसने बोला कि सिकंदर और पोरस के बीच में यहाँ पर लड़ाई हुई थी, पोरस भारत का राजा था, उसके बारे में बोल दिया, तो चलो कोई ना। तब इतिहास का कोई जानकार नहीं होता है ना, जैसे कर्नल जेम्स टोड है, जो राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है, वो लिखता है कि सांगा, देखो सांगा है जो मीरा है उसकी पत्नी है, वैसे इसने लिख दिया, चलो कोई नहीं गुरु जी। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि एक आदमी और आया इसके पीछे पीछे, इसने किसकी खोज कर दी, टीले की खोज कर दी, कब करी 1826 में, और शाबाश गुरु जी। फिर इसके बाद एक इंसान और आता है, अलेक्जेंडर, इसकी कोई ज्यादा बातें नहीं है, ये प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध में मर चुका था, इसको आपको यहाँ पर याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलेक्जेंडर निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक वैज्ञानिक सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा वैज्ञानिक है जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मारा गया, तो ये था प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध में मारा गया, इसकी ये ही बात मोस्ट है। वेस्टर्न ऑफ बुखारा इसकी बुक है, उसके बारे में कोई आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद एक आदमी आया, एक आदमी आया, दो आदमी आए, ठीक है। अब इनने क्या करा, दो आदमी आए, विलियम वर्टन, जॉन वर्टन, बटन वाले बटन नहीं है, बटन वाले बटन समझ लो, ठीक है, गुरुजी ने बताया हमको तो बटन वाले बटन है, नहीं तो अपने बटन लग जाएंगे पेपर में ही फिक्स होके, ठीक है। इसके बाद विलियम बटन, जॉन बटन आए, हम इनको बटन बंधु बोलते हैं, ये बोल लो बटन बंधु। अब ये दोनों ठेकेदार आदमी, अब ये ठेकेदार आदमी है, तो अब ठेकेदार क्या होते हैं, कंजूस होते हैं, आप सबको पता है। अब ठेकेदार ठेके में काम लेता है तो जल्दी जल्दी काम को करने की कोशिश करता है, हाँ गुरुजी बिल्कुल करता है, पैसा बचाता है वो। वैसे क्या कहते हैं कि अब ये हड़प्पा के यहाँ पर क्या है, लाहौर से कराची के बीच में क्या डाल रहे थे, लाइन डाल रहे थे, लाहौर टू कराची के बीच में लाइन डाल रहे थे। और अब आपसे ये पूछी जाए, ये विश्व की कौन सी लाइन पटरी डाली जा रही, प्रथम या द्वितीय या तृतीय, तो बटन बंधु विलियम बटन बंधु थे ना,
ये विश्व की तीसरी पटरी डल रही थी यहाँ पर, तीसरी रेलवे लाइन डाल रहे थे। ठीक है, इसको याद रखना, मोस्ट है। पहली भारत में डल चुकी है, दूसरी इंग्लैंड में डल चुकी थी, तीसरी यहाँ पर डल रही थी। अब ये हड़प्पा के आसपास से निकलना चालू हुए और हड़प्पा के अंदर दे खुदाई करी तो स्लीपर निकल के पहले बढ़ते ही फिर रोडिंग मिल गई। तब ठेकेदार को क्या चाहिए, सरकार का पैसा जेब में, जो मिला जिसको चपका दिया गया, चपकाता गया चपकाता गया चपकाता गया। तो इसने खींच दी पूरी रेलवे पटरी, सभ्यता की पटरी निकाल दी इसने तो। तो लोगों ने देखा और लोगों ने बाद में जाना कि विलियम बर्टन और जॉन बर्टन ने तो यार कांड कर दिए इन दोनों भूमियों ने। अरे क्या कर दिया, तो ये ना सभ्यता को दबा के पटक दिया। अच्छा, फिर इनको पता नहीं था, इतिहास की ज्यादा जानकारी नहीं है, तो सबके सब चपका गए इनको। ठीक है, उसी के बाद 1866 में भारत पुरातात्विक विभाग की स्थापना होती है, जिसको ASI बोलते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, कनिदम इसकी स्थापना करता है, कनिदम इसकी क्या करता है, स्थापना करता है। अब यहाँ पर कनिदम ने इसकी स्थापना करी तो फिर दौड़ी के रिसर्च, इतिहास को दौड़ा से जानकार आया इंसान, देखने लगा, पुरातात्विक विभाग की स्थापना करी। हाँ, ये एक अच्छा मुद्रा शास्त्री भी था, यानी मुद्राओं के बारे में उसको ज्ञान था, और ये इंजीनियर था। ये ब्रिटिश सरकार का एक इंजीनियर था, इसको आपको याद रखना, ये क्या था, ब्रिटिश सरकार का इंजीनियर। अब इतनी बड़ी मिस्टेक करे तो इंजीनियर ही सुधारेगा, मेरा जैसा ठेकेदार या आप जैसे लोग जाकर तो वहां पर सुधारेंगे नहीं, उनके लिए तो इंजीनियर ही चाहिए। चल ज्यादा ज्ञान मत पढ़ा दे उनको। ठीक है, कनिदम इसने देखा यार यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है। ASI की स्थापना हुई पुरातात्विक विभाग की, पर क्या कहते हैं कि ये ज्यादा दिन नहीं रहे अपने पोस्ट पर, फिर ये मर जाते हैं। इसके बाद इनके बीच में दो और आएंगे, उनको हमको नहीं पढ़ना। एक का नाम तो क्या कहते हैं, एडवर्ड वर्ट है, उसको नहीं पढ़ना। ठीक है, सीधा पढ़ना है जॉन मार्शल को, जानी वो वाला जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल को हम पढ़ते हैं। ठीक है भैया, हम किसको पढ़ रहे थे, जॉन मार्शल को पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। जॉन मार्शल ने देखा यार एक सभ्यता है यहाँ पर, ईंट मिली है हमको, जब वहां आया तो उसने बोला कि मोर भी मिली थी, मोर मिली थी इसको जहाज में से, देखो उसको मोर भी मिली, ईंट भी मिली, और सारी चीजें मिल रही है, हमको कुछ क्या नहीं मिल रहा। तो ये हड़प्पा सभ्यता जाता है, हड़प्पा सभ्यता में दयाराम साहनी और जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल खोजा जाता है, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हो, तोरण द्वार को। ठीक है, ये आज हमने यहाँ पर पढ़ा। सबसे पहले तो हमने इसका स्वरूप और नामों को देखा, फिर इसके बाद इसकी खोज को देखी। अब हम कल वीडियो में इसके एक एक भाग को हम पढ़ेंगे, जैसे हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, इन सब